नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा डिबेट शो हम तो पूछेंगे। स्विट्जरलैंड, अमेरिका और अब मैक्सिको ने भी एनएसजी में भारत की सदस्यता का समर्थन कर दिया है। मैक्सिको में पीएम मोदी की विदेश यात्रा खत्म हो गई, लेकिन अपनी इस यात्रा में उन्होंने कई कामयाबियां भी हासिल की। लेकिन उनकी इन कामयाबियों से चीन और पाकिस्तान चिंता में पड़ गए। पाकिस्तान ने एनएसजी के कई सदस्य देशों को फोन करके भारत की कोशिशों का विरोध किया है। साथ ही अमेरिका से ये मांग भी की है कि वो एनएसजी में सदस्य बनने के लिए उसका भी समर्थन करे। उधर चीन के सरकारी अखबारों में भारत को ये नसीहत दी जा रही है कि वो चीन को नकार कर आगे नहीं बढ़ सकता है। सवाल ये है कि कूटनीति के इस संग्राम में अब चीन और पाकिस्तान कौन सा कदम उठाएंगे? क्या भारत उन्हें मात दे पाएगा? ऐसे ही कई सवालों के साथ चर्चा होगी खास मेहमानों से, लेकिन पहले देखिए इस पूरे मामले पर हमारी ये खास रिपोर्ट। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस। मोदी ओबामा साथ आए, चीन और पाक बौखलाएं। In the territory stretching from west of India's border up to Africa, it may go by different names, from Lashkar-e-Taiba to Taliban to ISIS, but its philosophy is common, of hate, murder and violence. Although it is a shadow spreading across the world, it is incubated in India's neighborhood. अमेरिका की संसद से पीएम मोदी ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर करारा वार किया, लेकिन पाकिस्तान पर अमेरिका से सिर्फ शब्दों का वार ही नहीं हुआ। 48 सदस्य देशों के ग्रुप एनएसजी में भारत की सदस्यता का अमेरिका ने पुरजोर तरीके से समर्थन किया। पाकिस्तान के होश उड़ गए। उससे पहले ये भी खबर मिली उसे कि भारत 34 सदस्य देशों वाले मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी MTCR में भी शामिल हो गया है। लिहाजा पाकिस्तान ने भी एनएसजी में अपनी दावेदारी के लिए अमेरिका से गुहार लगा दी। यही नहीं, पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ के सलाहकार सरताज अजीज ने एनएसजी सदस्य देशों रूस, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रियों से फोन पर बात कर भारत की दावेदारी पर अपना सख्त विरोध भी दर्ज करा दिया। पाकिस्तान ने इन देशों को तर्क दिया कि एनएसजी में सिर्फ भारत को शामिल करने से दक्षिण एशिया में असंतुलन पैदा होगा। यही नहीं, पाकिस्तान ने इन देशों से एनएसजी में शामिल होने के लिए समर्थन भी मांगा। पाकिस्तान का दावा है कि इन देशों ने उसे भरोसा दिया है कि उनका रवैया भेदभाव रहित होगा। जानकारों की माने तो असल में चीन भी नहीं चाहता कि भारत एनएसजी में शामिल हो। चीन इस ग्रुप का सदस्य है और अगर वो वीटो करेगा तो भारत इसका सदस्य नहीं बन पाएगा। जानकारों के मुताबिक चीन ऐसा सीधे न करके भारत विरोध की बंदूक पाकिस्तान के कंधे से चलाना चाहता है। जानकारों का ये भी कहना है कि मोदी की चौथी अमेरिका यात्रा ने चीन और पाकिस्तान दोनों को परेशान कर दिया है। अमेरिका चीन के खिलाफ किसी प्रकार का मिलिट्री अलायंस बना रहा है, पर अपने भागीदारी को एक प्रकार से उसमें कंटेंट डालते हुए वो माहौल में के अंदर एक परिवर्तन लाने की उनकी कोशिश है। भारत अमेरिका के गहरे होते संबंधों पर चीन की चिंता और पाकिस्तान की बौखलाहट के बीच हम तो पूछेंगे, क्या एनएसजी मामले में चीन पाक के नापाक मंसूबों को रोकने में मोदी सरकार कामयाब होगी? एक बार फिर सुनिए हमारा आज का बड़ा सवाल। हमारा सवाल है कि क्या एनएसजी मामले में चीन पाक के नापाक मंसूबों को रोकने में मोदी सरकार कामयाब हो पाएगी? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP_Y लिखें। अगर आपका जवाब नहीं है तो HTP_N लिखें। अपनी राय हमें 51818 पर भेजें। ट्विटर पर आप अपनी राय #HTP और #मोदी ओबामा दोस्ती के जरिए दे सकते हैं। आप IBN खबर के फेसबुक पेज और ट्विटर पेज पर भी अपनी राय साझा कर सकते हैं। आपकी राय हम अपने शो के दौरान लगातार दिखाते रहेंगे और हम आपको आखिर में ये भी दिखाएंगे कितने फीसदी दर्शकों ने क्या कहा है। इसी मुद्दे पर बड़ी चर्चा शुरू करते हैं और इसमें मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवा देता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधांशु मित्तल, कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी, कूटनीतिक विशेषज्ञ सुशांत सरीन साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ, विदेश मंत्रालय के पूर्व सचिव विवेक काटजू साहब जुड़ रहे हैं, पाकिस्तानी अखबार डेली टाइम्स की असिस्टेंट एडिटर मेहर तारर भी मेरे साथ जुड़ रही हैं और पाकिस्तानी मूल के लेखक तारिक फतेह साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सभी मेहमानों से
बातचीत करेंगे और कुछ ही देर में हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नेता सादिया इस खान भी जुड़ेंगी, उन्हें भी इस चर्चा का हिस्सा बनाएंगे। डिबेट शुरू होने के पहले हम सभी मेहमानों से एक बड़ा सवाल जो है वो ये है कि क्या भारत ने जो कोशिश शुरू की है अमेरिका के साथ दोस्ती देखने के बाद, या जो ताज़ा यात्रा रही है प्रधानमंत्री मोदी की, उसे देखने के बाद एक उम्मीद जगी है कि एनएसजी में भी अब भारत शामिल हो पाएगा, लेकिन चीन इसमें रोड़ा अटका सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या चीन और पाकिस्तान का नापाक गठजोड़ इस मुहिम में बाधा पैदा कर सकता है। और इसके लिए मैं सबसे पहले सुशांत सरीन साहब के पास जाना चाहूंगा। सरीन साहब, सबसे पहले क्या अभी राह आसान दिख रही है, खास तौर पर तब जबकि एमटीसीआर में भारत शामिल हो चुका है तो उम्मीदें बढ़ गई हैं। पाकिस्तान से जो दूरियां बनी अमेरिका की, और अमेरिका की जो गर्माहट रिश्तों में देखने को मिल रही है भारत के साथ, उससे एक उम्मीद जगी है। क्या ये उम्मीद वाजिब है, लाजमी है, या आपको लगता है कि नहीं अभी माहौल बदला नहीं है? नहीं, भारत और अमेरिका के बीच में तो जो रिश्ते हैं उसमें माहौल में बड़ी तब्दीली आई है और नज़दीकियां भी बढ़ी हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। और हम सिर्फ एक एनएसजी के मामले को ना लेकर देखें, लेकिन अगर आप जॉइंट स्टेटमेंट देखें और जिस तरीके का भाषण दिया प्रधानमंत्री ने, तो उसका जो टोटल एक्सपेंस आप देखें, भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच में कितने मुद्दे आ रहे हैं जिस पर वो पेशरफ्त कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल वो तो एक लिहाज से नो ब्रेनर है कि वहां पर तो बड़ी पेशरफ्त है। ये भी ठीक है कि अमेरिका भारत की दावेदारी का जरूर समर्थन करेगा और जितना दबाव उससे बन पड़े वो जरूर बनाएगा, लेकिन क्या वो चीन को कन्विंस कर पाएगा? क्या उसके पास ऐसी कौन सी लेवरेज है कि वो चीन को कन्विंस कर पाए कि वो भारत की दावेदार पर स्वीकृति दे और चीन को उसके कुछ मिलेगा? ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन विवेक काटजू साहब, चीन के सरकारी अखबार में जब ये लिखा जाता है कि भारत का बड़ा सपना चीन को भला बुरा बोलकर नहीं पूरा हो सकता, या चीन को रोककर नहीं पूरा हो सकता, इस तरह की बातें वहां का अखबार लिख रहा है, और वहां का अखबार जो कुछ भी लिखता है हम जानते हैं कि वो सरकार की बात को कहता है या सरकार क्या सोच रही है उस बात को लिखा जाता है। क्या ये माना जाए कि चीन भी भारत से दोस्ती बढ़ाना चाहता है, या कुछ इस तरह के हालात बने हैं कि चीन को भारत का साथ भी चाहिए, भारत का साथ देना होगा? देखिए, इसमें दो नुक्ते मैं पहले कहना चाहता हूं। भारत की इसका स्टेटस न्यूक्लियर वेपन स्टेट का पाकिस्तान के स्टेटस से बिल्कुल अलग है, क्योंकि पाकिस्तान का प्रोग्राम प्रोलिफरेशन के आधार पर शुरू हुआ और उनके जो वैज्ञानिक थे, सरकार अगर नहीं भी हो लेकिन शक शुबा है कि सरकार भी थी, उसका प्रोलिफरेशन रिकॉर्ड बहुत ही खराब है, ये जग जाहिर है। लेकिन अब मुश्किल अब हमारे सामने ये है कि क्योंकि एनएसजी में कंसेंसस से सब निर्णय होते हैं, इसलिए चीन पाकिस्तान का दामन नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान और चीन के ऐसे रिश्ते हैं कि मेरा अनुमान है कि अमेरिका भी अगर उससे पैरवी इस वक्त करे तो वो पाकिस्तान को नकार नहीं सकता है, पाकिस्तान को नीचा नहीं दिखा सकता। हाँ, सवाल अब ये है कि क्या वो इस पे मानेगा कि पाकिस्तान पहले सदस्य कि भारत पहले सदस्य बन जाए और कुछ वर्ष बाद पाकिस्तान उसमें शामिल हो और भारत इस पे रजामंदी दे। ये एक विचार का नुक्ता है। लेकिन आज के दिन, और जो साउथ कोरिया में प्लीनरी होगी, आज के दिन ही मीटिंग चल रही है एक वियना में, उसकी खबरें कुछ निकल रही हैं कि भाई इस मामले में कई देश जो हैं वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन चीन खास तौर से मुझे नहीं लगता है कि साउथ कोरिया में जो इसी माह प्लीनरी होगी उसमें वो भारत का विरोध कम करेगा। हाँ, ये मैं समझता हूं कि और देश जो हैं जिनसे पाकिस्तान बहुत लॉबी कर रहा है वो इस पे भारत पर नरम होंगे। अगर अब एक चीन का जहां तक मुद्दा है तो चीन से हमारे रिश्ते कैसे रहते हैं और चीन को लेकर हमारी कूटनीति आगे क्या रहती है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात रहेगी। लेकिन काटजू साहब ने जो कहा कि अभी पाकिस्तान का दामन छोड़ना या उससे रिश्तों में गर्माहट को जरा भी कम करना, ये चीन के लिए मुमकिन नहीं होगा। तारिक फतेह साहब, पाकिस्तान और चीन का एक गठबंधन है। अमेरिका भी एक जमाने में, अभी तक हाल के समय तक काफी सपोर्ट करता रहा पाकिस्तान को, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो गर्माहट बदल गई है। क्या रिश्तों की यही उलझन है कि चीन
अपने फायदे के लिए नजदीक जा रहा है पाकिस्तान के पास और पाकिस्तान अमेरिका से दूर होता चला गया, या एक सोची समझी रणनीति लगती है? लेकिन पहले तो आप ये समझिए कि पाकिस्तान दुनिया के मेरे ख्याल वाहिद मुल्क है, ये बहुत कम ऐसे मुल्क हैं जिसका कोई फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, ना ही उस मुल्क का कोई डिफेंस मिनिस्टर है, ना ही पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान की गवर्नमेंट को फॉरेन मिनिस्ट्री या डिफेंस मिनिस्ट्री में कुछ करने देगी। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ट्वीट पाकिस्तान के फॉर्मर एम्बेसडर जो यूनाइटेड स्टेट्स में हुसैन हक्कानी, उन्होंने अभी कुछ 10 मिनट पहले कहा कि इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो हीर रांझा की कहानी नहीं होती, इसमें एक कंसिस्टेंसी होती है, इसमें पॉलिसी होती है। ना पाकिस्तान के पास पॉलिसी है हाउ टू गो फॉरवर्ड, लेकिन काजू साहब ने कहा बिल्कुल दुरुस्त है कि चाइना इज गोइंग टू वीटो इंडियाज मेंबरशिप इनटू दैट एलीट बॉडी। उसको आप अलग रखें, उससे ना कुछ फर्क पड़ेगा और ना कुछ है। जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूनाइटेड स्टेट्स में जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस में जो तकरीर की है वो बहुत मानेखेज है, क्योंकि उसमें आप देखिए स्टैंडिंग ओवेशन बड़े ही कम हेड्स ऑफ स्टेट्स को इस वक्त, जो उनकी बात थी, जो उनकी विजडम थी कि देयर इज अ न्यू सिम्फनी दैट वी हैव टू हियर, वो उसको आप सोचिए कि क्या इंडिया का इम्पैक्ट दुनिया में हो रहा है कि मेक्सिको का प्रेसिडेंट खुद ड्राइव करके लेके जा रहा है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में। ये तमाम चीजें आप नजर में रखिए। पाकिस्तान इज अ वेरी स्मॉल प्लेयर और इसमें पाकिस्तान की फौजी जनरल और पाकिस्तान की सिविलियन हुकूमत, उनकी आपस की लड़ाई इतनी है कि इंडिया डजंट हैव टू डू एनीथिंग। पाकिस्तान खुद टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, आप देखिएगा अगले 5 साल में नहीं तो 10 साल में। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान का क्या होता है ये अभी चिंता का विषय भी नहीं है और भारत का ये मकसद भी नहीं रहा है, क्योंकि अभी जो पूरी यात्रा रही है उसमें भारत कैसे खुद को मजबूत करे, अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, अपने पड़ोसियों के साथ तो भारत हमेशा से बेहतर संबंध चाहता ही रहा है। मेयर भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मेयर, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अब पाकिस्तान के अखबार भी इस बात को छाप रहे हैं कि बैंड ग्रुप्स कंटिन्यू टू रीसर्फेस अंडर न्यू नेम्स, और ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय पाकिस्तान के लिए बताया जा रहा है। आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान लड़ाई लड़े, ये बात अमेरिका ने 2 टूक कह दी है। अमेरिका और भारत के रिश्तों को लेकर भी आपके यहां पर काफी कुछ लिखा जा रहा है, आप खुद काफी कुछ कह रहे हैं। क्या आपको लगता है पाकिस्तान अलग थलग होता जा रहा है, या जैसा अभी तारिक फतेह साहब ने कहा, ये हीर रांझा वाली मोहब्बत नहीं होती है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं, लेकिन एक को छोड़ा और चीन के साथ हो लिए, ये हीर रांझा वाली मोहब्बत देखने को मिल रही है पाकिस्तान की तरफ से? हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान की और इंडिया की तो काफ़ी, आई मीन इट्स डेकेड्स ओल्ड फ्रेंडशिप। हीर रांझा की स्टोरी इसमें कहाँ से आ गई, मुझे इस एनालॉजी की समझ नहीं आई, बट जिन्होंने कहा है उन्होंने किसी वजह से कहा होगा। सो आई सिंस मुझे वो हुसैन हक्कानी के कॉन्टेक्स्ट का नहीं पता किस कॉन्टेक्स्ट में बोले हैं, सो आई कांट कमेंट ऑन दैट। बट पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती तो काफ़ी पुरानी है और सबको पता है इस बात का, जो पाकिस्तान पसंद करते हैं या नहीं करते। आज द पेपर आई वर्क फॉर, जिसकी मैं एडिटर हूँ, उसके फ्रंट पेज पे खबर आई है, मोदी अर्जेस यूएस इंडिया पार्टनरशिप अगेंस्ट टेररिज्म, और बहुत पूरा फ्रंट पेज पे है, बहुत लंबा 5-6 कॉलम रिपोर्ट आई है उसके ऊपर, एंड इट्स ऑल पॉजिटिव। उसमें जो पाकिस्तान के बारे में भी जो उन्होंने इनडायरेक्ट लिखा है, इवन दैट हैज बीन मेंशन, नथिंग हैज बीन टेकन आउट। पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स हैव कैरिड द रिपोर्ट, उन्होंने सारा कहा है, यही कुछ कहा है, और अच्छी बात है। पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान के अपने लिए ज़रूरी है कि अपनी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जोर दें, अपने नेबर्स के साथ अपने हालात ठीक करें। अफगानिस्तान में जो कियोस है उसमें किसी तरह शामिल ना हो। इंडिया में जो टेररिज्म के एक्ट्स होते हैं पाकिस्तानियों की तरफ से, उनको ख़त्म करने की कोशिश करें। ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे करें, बहुत, और पर इसे अमेरिका के साथ काइंड ऑफ क्या सेंसिबल किस्म का रिलेशनशिप होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ जंगों में और कॉन्फ्लिक्ट्स में एक दूसरे की मदद करने के लिए तो नहीं होना चाहिए ना, इस तरह तो दुनिया नहीं चलती है। ठीक है, आई थिंक बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान शुड लर्न लेसन्स फ्रॉम दिस। पाकिस्तान को देखना चाहिए कि हमारा हमसाया मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है, वो किस तरह आगे जा रहे हैं। आई थिंक the only thing I would take as a Pakistani from your Prime Minister's trips is that it's wonderful how Prime Minister Modi is rebranding India all over the world, and I think we should learn from that. It's as simple as that. Great. चलिए इस पर और थोड़ा सा बातचीत करेंगे, लेकिन राजीव त्यागी जी,
पाकिस्तान की वरिष्ठ पत्रकार हैं मेहर, पाकिस्तान का मीडिया भी अब ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी से काफी कुछ सीखा जा सकता है कूटनीति के मोर्चे पर। आपको लगता है ये एक ऐतिहासिक यात्रा थी? आपको ऐसा लगता है कि ये कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी कुछ ऐसा कर रहे हैं जो अभी तक कोई नहीं कर पाया था, या करने के प्रयासों में वो कुछ कदम आगे निकले? देखिए, मैं एक बात मानता हूं प्रवीण जी कि जब आप कोई पेड़ बोते हैं तो पेड़ बोने के बाद उस पर निश्चित रूप से फल आते हैं। जिस वक्त मनमोहन सिंह साहब ने 2005 में एक एग्रीमेंट किया, न्यूक्लियर का एग्रीमेंट किया अमेरिका के साथ, तो एक बीजारोपण हुआ था देश के लिए, और वो बीजारोपण होने इसलिए जरूरी था कि उसी से हम लोगों को निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें हम लोगों को मिलनी थी। अब इसमें सवाल होता है कि एनएसजी, एमटीसीआर, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप और वॉसेनर एग्रीमेंट, ये चार चीजें किसी भी देश के लिए, न्यूक्लियर डील के लिए या न्यूक्लियर शक्ति बनने के लिए जरूरी है, और उसी को ध्यान में रखते हुए मनमोहन सिंह साहब ने इसको किया था। महान राजीव गांधी जी ने एक बात कही थी जिस वक्त वो संयुक्त अधिवेशन को कांग्रेस के संबोधित करे थे अमेरिका में, आई एम यंग, आई टू हैव ड्रीम्स, और हिंदुस्तान को मैं ऐसा हिंदुस्तान देखना चाहता हूं जो टेक्नोलॉजी से संपन्न हो, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी हमारे पास होगी तभी हम अपने देशवासियों की रियल सेवा कर पाएंगे, और तभी से टेक्नोलॉजिकली हम लोग बाग एडवांस होना शुरू हुए। मोदी जी इस जो यात्रा में करके आए हैं, एनएसजी की मेंबरशिप में मिलती है, तो कौन देशवासी ऐसा होगा जो उसका स्वागत नहीं करेगा, और कौन कांग्रेस का ऐसा व्यक्ति होगा जो उसका स्वागत नहीं करेगा। एमटीसीआर की जो मेंबरशिप है, शायद हम उसको करीब करीब थ्रू ही हैं। 2 एग्रीमेंट और बचते हैं जिसपे भी कि सरकार को और ध्यान देना चाहिए। हमारा कांग्रेस पार्टी का मानना है कि टेक्नोलॉजी संपन्न देश जो है वही उन्नत देश होता है, और उन्नत देश जब बनता है जब टेक्नोलॉजी को सही इस्तेमाल करके हम लोगों की सेवा ठीक तरीके से करें। तो एक तो पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट इसमें ये हुआ, लास्ट सेंटेंस में बोलना चाहूंगा, कि पंडित नेहरू ने जिस टाइम डीआरडीओ, इसरो की रचना की थी, तभी ये नींव पड़ गई थी हिंदुस्तान के लिए कि मिसाइल में भी हम शक्तिशाली होंगे, हम क्रायोजेनिक इंजन में भी शक्तिशाली होंगे, रॉकेट के इंजन में हम लोग अंतरिक्ष में भी जा रहे होंगे, हम लोग मंगलायन भी कर रहे होंगे। और मनमोहन सिंह साहब के टाइम पे मंगलायन का हमने प्रोसेस शुरू किया, और उसकी वजह से मंगल तक पहुंचने का काम हुआ। सरकार कोई भी हो, देश के लिए कोई अचीवमेंट करती है तो वो पूरे देशवासियों के लिए होती है, और कांग्रेस पार्टी का मानना है कि देश से बड़ा कोई भी नहीं है। ठीक है, मतलब आप भी स्वागत करते हैं जिस तरह का काम किया है उसको, आप भी मानते हैं कि कुछ मोदी जी वहां कुछ करके आए हैं, ये जरा कम सुनने को मिलता है। कांग्रेस की तरफ से तो है ही, लेकिन राजीव त्यागी जी की तरफ से तो बहुत ही कम सुनने को मिला था। हाँ ठीक है, मैं सुधांशु मित्तल जी के पास अब जाना चाहूंगा। मित्तल साहब, मैं क्योंकि चाह रहा था, काफी सारी चीजें जो है वो लगभग इस ओर इशारा कर रही हैं कि एक वाकई एक ऐतिहासिक यात्रा रही है और काफी कुछ इससे मिला है। मैक्सिकन राष्ट्रपति कैसे ले जाते हैं और कूटनीति में क्या बोलने का अंदाज होता है, स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है, ये सारी चीजें बहुत इंप्रेस करती हैं। लेकिन आपको क्या लगता है मोदी जी ने क्या हासिल किया है इस यात्रा से, और क्या ये जो संबंधों को मजबूत करने वाली बात है ये चीन पर भी लागू होगी? क्योंकि वो वीटो लगाने का उसका अधिकार हमेशा बना रहेगा, एनएसजी में शामिल होना है तो आपको उसको भी साथ में लेना पड़ेगा, जोर जबरदस्ती से नहीं, जैसी बात चीन खुद भी कह रहा है। मैं पहली बात तो राजीव जी के बयान का स्वागत करता हूं, और मैं बड़प्पन का स्वागत करता हूं। आज जो मेजर्ड रिस्पांस आया है उसमें देश सबसे आगे है, और देश हित में बात करनी चाहिए राजनीति में। ये आज उसका जीता जाता उज्जवल उसका उदाहरण है, और इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। अब जहां तक इस यात्रा का सवाल है, इसमें 2 पक्ष और भी हैं। एनएसजी की सदस्यता के लिए मैक्सिको और स्विट्जरलैंड दोनों ने ही भारत को अपना समर्थन दिया इसके लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का समर्थन उसकी क्षमता को देखते हुए, उसके भविष्य को देखते हुए बढ़ रहा है। इससे देश गौरवान्वित हो रहा है। मुझे एक और चीज लगी जो सबके सामने ध्यान आना चाहिए। मैं पाकिस्तान की मोहतरमा मेहर जी का भी अभिनंदन करना चाहता हूं कि एक यथार्थवादी वक्तव्य जो उन्होंने दिया उसका स्वागत होना चाहिए। हम लोग अपनी अपनी प्रेजुडिसेस को छोड़ के अगर यथार्थवाद के हिसाब से चीजों के प्रतिक्रिया देंगे तो शायद कहीं जो संबंध में कटुताएं हैं वो भी ठीक हो सकती हैं, और शायद सोच के दायरे जो हैं बढ़ सकते हैं, और सोच उज्जवल भविष्य की कामना भी कर सकती है।
एक चीज में जहां पे कि व्यक्तित्व का एक बहुत प्रभाव पड़ता है कूटनीति पे, वो है कि किस गंभीरता से उस व्यक्ति ने अपने आचरण से या अपनी कार्यशैली से अपनी छाप छोड़ी है। इसमें मोदी जी का नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। ये बातें सारे सभी लोग एक सुर में कह रहे हैं। अब जरा अहम सवाल पर लौटते हैं और मैं एक एक करके सभी चीन वाले पे आते जी हाँ, वो चीन वाला मुद्दा जरा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चलिए आप ही से मैं सुधांशु मित्तल साहब इसमें चाहूंगा इस बात को आप बताएं कि चीन के साथ भी रिश्ते मजबूत करना जरूरी है। आपने मेयर को सुना, पाकिस्तान को सीखना चाहिए। पाकिस्तान की अपनी परेशानियां है, वहां फौज का मसला है, वहां सियासत का मसला है। तारिक फतेह साहब तमाम बातें कह रहे थे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि चीन अगर ऐसा कोई वीटो लगाता है तो उसकी बड़ी वजह सिर्फ भारत से उसे कोई परेशानी नहीं है। चीन को पाकिस्तान ऐसा करने को कहता है तो वो करेगा। अब पाकिस्तान ऐसा न कहे कि जिम्मेदारी किसकी है, और फिर पाकिस्तान ऐसा कहता है तो चीन अपने विवेक का इस्तेमाल करे, ये जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में कोई देश जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है उसके हिसाब से अपनी प्रतिक्रियाओं को डायरेक्ट करता है। चीन से संबंध सुधरने चाहिए, क्योंकि व्यवसायिक स्तर पर भारत के और चीन के संबंध है, आयात भी है, निर्यात भी है। और चीन अपने आप में विश्व में एक इकोनॉमिक पावर है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट में उसने हमेशा ही पाकिस्तान का दामन थामा हुआ है। लेकिन मुझे लगता है निरंतर प्रयास जो चल रहे हैं और जिस तरह आतंकवाद का जो भयानक चेहरा है, उससे आज विश्व में हर एक देश चिंतित हो गया है कि शायद आज अगर मुझ पे भी सीधी तौर से इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो कभी निकट भविष्य में इसमें हो सकता है। ठीक है। और इस एहसास के बाद लोगों के विचार में परिवर्तन, देशों के विचार में परिवर्तन आ रहा है। ठीक है। मुझे लगता है आतंकवाद का एक ऐसा विषय है जिसको कि जब सामने पटल पे और गंभीरता से और एग्रेशन से रखा जाएगा तो कहीं ना कहीं पॉलिसी में बदलाव आने की संभावना। मेहर, जब आज आपने 6 कॉलम का 7 कॉलम का आर्टिकल लिखा है और अपने अखबार के पहले पन्ने पर ये तमाम खबरों को जगह दी है, तब क्या आपने भी ट्रिब्यून की तरह आतंकवाद की बात की है? क्या आपको भी लगता है कि पाकिस्तान में जो आतंकी पल रहे हैं, हाफिज सईद एक तरफ करोड़ों का इनामी आतंकी घोषित होता है, दूसरी तरफ आज उसकी सुरक्षा बढ़ाने की खबर भी आती है, क्या आपको लगता है पाकिस्तान का ये दोहरा चरित्र भी देखने को मिलता है? Is this to me? Yes. हाँ, देखिए ऑनेस्टली जब भी पाकिस्तान, आई विल बी ऑनेस्ट, मैं पाकिस्तान टीवी फॉलो नहीं करती, लेकिन मुझे उसी टीवी की खबरें सोशल मीडिया से और अखबारों के जरिए पता चलती रहती हैं। आई हैव नोटिस्ड दिस फ्रॉम अ नंबर ऑफ क्वार्टर्स, जो कि नॉर्मली पहले इस तरह की बातें इतनी ओपनली नहीं थे करते, लेकिन अब जैसे कुछ दिन पहले मैंने जमात उद दावा के ट्रक के बारे में और उनकी रैली के बारे में ट्वीट किया, तो आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि फॉर वंस बहुत ज़्यादा रिस्पांस उसका मुझे पाकिस्तानियों की तरफ से मिला, बिकॉज पाकिस्तानीज आर वेरी अनकंफर्टेबल अबाउट दिस थिंग्स कि ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं जिनको नहीं भी पता कि जमात उद दावा कौन है। ये क्या मुझे बहुत ज़्यादा धमकियाँ भी जमात उद दावा टाइप के लोगों ने दी कि आप तो पता नहीं क्या हो और एंटी पाकिस्तान हो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो the way situation has changed in Pakistan is कि पहले जब ये लोग कोई भी बात करते थे ना, अगर कश्मीर की बात करते थे या किसी चीज़ की भी, उस वक्त तक पाकिस्तान ने ये पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं था किया। ये जो पिछले कुछ सालों में हुआ है, द नंबर ऑफ डेथ्स वी हैव हैड देयर बिकॉज ऑफ टेररिज्म, तो लोगों के लिए अब ये इतनी सिंपल बात नहीं रहेगी कि अच्छा ठीक है। या इवन जो फाटा में हो रहा है अपने पाकिस्तानियों के साथ, वहाँ पे कोई ये तो नहीं है कि बाहर से आके लोग छुपे हुए पाकिस्तानी मर रहे हैं ना, पाकिस्तानियों के हाथों में मर रहे हैं। सिचुएशन इज चेंज्ड। सो मेहर, आप जो बातें कह रही हैं ये बातें तो हम लोग भी यहाँ कहते हैं और इसके लेकर चिंता भी जाहिर करते हैं, हिंदुस्तान भी उतनी चिंता जाहिर करता है। लेकिन तारिक फतेह साहब, एक तरफ मेयर ये बातें कह रही हैं, ये अच्छी भी लगती हैं बातें और ऐसा लगता है कि वाह, लोकतंत्र की मजबूती की तरफ पाकिस्तान बढ़ना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ हाफिज सईद की सुरक्षा कौन बढ़ा देगा फिर? क्या ये लोग जो ट्विटर पर हमला कर रहे हैं मेयर पर, या सरकार, फौज, कौन सुरक्षा बढ़ाएगा? देखें, अभी 2-3 हफ्ते ही पहले तालिबान का जो लीडर मारा गया है, उसका ऑफिशियल गवर्नमेंट का पासपोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, महमूद अचकजई के सपोर्टर्स ने गवर्नमेंट के ऑफिस से
तमाम तालिबान को पाकिस्तानी पासपोर्ट, सिटीजनशिप कार्ड्स मिलते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे रही है। ठीक है, ये आप समझें कि पाकिस्तान कोई एक चीज नहीं है। जो पहली मैंने बात कही थी कि जिस मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर नहीं है और डिफेंस मिनिस्टर नहीं है, वो कैसे मुल्क चल सकता है? आप मुझे बताइए कि फिजी तक का फॉरेन मिनिस्टर है और ये 200 मिलियन लोगों का फॉरेन मिनिस्टर कोई नहीं है। तो आप हिंदुस्तानी पाकिस्तान को समझ ही नहीं पा रहे। आप एक गवर्नमेंट से डील करते हैं, वहाँ 5 गवर्नमेंट्स हैं, वहाँ ISI की अलग जनरल्स हैं, MI का अलग है, माहिर तारक के इंग्लिश मीडियम जो इलीट रिपब्लिकन गार्ड है पाकिस्तान का वो अलग है, और 90% लोग जो नीचे हैं जो अपने बच्चों को मदरसों में भेज रहे हैं वो अलग है। ना पाकिस्तान को हिंदुस्तान समझना चाहता है, ना उसको पता है कि बलूचिस्तान में तालिबान के हेड को अमेरिकन ड्रोन ने कैसे मारा और उसका पासपोर्ट पे उसका नाम ही अलग था, और वो पाकिस्तानी एयरपोर्ट से ट्रैवल करता है दुबई और वापस आता है, ईरान जाता है। यानी आप लोग समझ नहीं रहे कि आप किस प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। नहीं, मुझे तो डर लगता है। हमने ये सारी चीजें बहुत डिटेल में अपने दर्शकों को भी दिखाई हैं, और पाकिस्तान में भी बहुत लोग इस पर खुलकर, खासतौर पर इंडियन मीडिया में जब बात करेंगे तो वो बहुत मुश्किल होगा कि इस पर क्या कहेंगे या इस पर कितना समय दिया जाए। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात यह है विवेक काटजू साहब कि पाकिस्तान का जो अभी तक का रवैया रहा है वो जस का तस है। ये भी बात सही है तारिक फतेह साहब जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में एक गवर्नमेंट नहीं है, पैरेलल कई गवर्नमेंट्स चलती हैं। पाकिस्तान तालिबान की अलग है, फौज की अलग है, सरकार अलग अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने की कोशिश करती है, संबंध भी ऐसे में हम NSG में जो चीन पूरी तरह से पाकिस्तान के कहने पर चलेगा, उसका साथ पकड़कर रखेगा, कैसे उम्मीद कर लें कि हमारे लिए कोई राह प्रशस्त हो गई है, खासतौर पर इस यात्रा के मद्देनजर? बहुत अच्छा गुडी गुडी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन लगता नहीं कि कुछ बदला है। देखिए, यात्रा तो मोदी जी की बहुत सफल हुई है और क्षेत्रों में जहां जहां वो गए हैं सफल हुई। अब हेरात की जो गए, इंडिया अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम जो पहले सलमा डैम कहलाता था, वो बहुत अच्छा कदम था उनका। स्विट्जरलैंड, मेक्सिको में सफलता पाई, अमेरिका में सफलता पाई। लेकिन NSG, हाँ, जो NSG का मामला है उसमें पाकिस्तान का साथ चीन नहीं छोड़ सकता, क्योंकि चीन पाकिस्तान का भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है। हम अभी एक गोष्ठी हुई थी, एक प्राइवेट गोष्ठी, जहां कोई चीन के स्कॉलर आए थे, उन्होंने 2 टुक हम लोगों से कहा, मैं भी वहां पे मौजूद था, उन्होंने कहा कि देखिए हकीकत पे जाइए, हमें दक्षिण एशिया में एक बैलेंस चाहिए और खाली हम पाकिस्तान का प्रयोग करेंगे और हमेशा उनका प्रयोग करेंगे वो बैलेंस के लिए। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि पाकिस्तान की सेना और चीन के जो तत्व, सरकारी तत्व हैं, वो एक राह पे चलेंगे। हाँ, चीन के साथ हमारे रिश्ते बढ़े आर्थिक क्षेत्र में, लेकिन सामरिक क्षेत्र में मुझे लगता है चीन जो है, वास्तविकता ये है कि चीन इस वक्त पाकिस्तान को दूर नहीं करेगा, और इसीलिए मेरा अर्ज है और मेरा असेसमेंट है कि इस माह हमें चीन का विरोध सहना पड़ेगा NSG के निस्बत। ठीक है, ये बहुत एक्सपेक्टेड सा लग रहा है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो ये बड़ी आश्चर्यजनक घटना या खबर हो जाएगी। लेकिन सुशांत सरीन साहब, चीन का ये कहना कि चीन को रोककर भारत का सपना पूरा नहीं होता, जो भी अखबार में आज चीन ने अपने लिखा है कि भारत का बड़ा सपना चीन को भला बुरा बोलकर पूरा नहीं हो सकता है, ये तमाम बातें कहना क्या इस ओर इशारा कर रहा है कि चीन चाह रहा है अमेरिका से दोस्ती के साथ साथ हमें मत भूलो? बेशक। देखिए, मैं एक चीज़ जो काटजू साहब ने बात कही, मैं उसी को आगे बढ़ाता हूँ। ये बात दुरुस्त है कि शायद इस महीने या अगले चंद महीनों में, शायद चंद सालों में भी चीन इस पे रजामंद ना हो। लेकिन एक तरीके से आप अगर देखें तो एक ज़माना ये था कि जो कुछ हम चीन के बारे में आज कह रहे हैं पाकिस्तान के संदर्भ में, यही सब कुछ हम अमेरिका के बारे में कहते थे पाकिस्तान के संदर्भ में। और काटजू साहब की मिनिस्ट्री में और जो इनसे जो सीनियर लोग होते थे, इनसे पहले वाली जो कुछ पीढ़ियां थी फॉरेन ऑफिस की, उनके तो एक लकीर ये थी, रेड लाइन थी कि अमेरिका कभी पाकिस्तान का पलड़ा नहीं छोड़ेगा। नहीं छोड़ेगा। उसमें हमने
एक बहुत बड़ी तब्दीली देखी है। तो ये जो एक स्ट्रैटेजिक हमको थोड़ी पेशेंस दिखानी चाहिए कि ये जरूरी नहीं है कि चीन सदियों तक पाकिस्तान का एक तरीके से हिमायती बने रहेगा। ये हालात बदलते हैं, तो हमारे को इसमें कोई बहुत ज्यादा इम्पेशेंस दिखाने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज ये है, और ये भी मेरे ख्याल काफी इसमें एक ठोस चीज है कि जिस तरीके के लेखों की आप बात कर रहे हैं उसमें चीन की तरफ, और ये बात ठीक है कि भारत अगर एक महान उस पे जाना चाहता है तो ये सिर्फ चीन को बुरा भला कह के वो नहीं हो सकता, उसकी मेहनत हमको खुद करनी पड़ेगी। लेकिन चीन को भी ये सोचना होगा कि वो जिस तरीके के बैलेंस ऑफ पावर की बात कर रहा है, तो क्या वो ये करना चाहता है कि भारत को इतना धकेले अमेरिका के पलड़े में कि वो बैलेंस ऑफ पावर खराब हो? क्योंकि अल्टीमेटली अगर देखा जाए वो बैलेंस ऑफ पावर वो एक भारत जैसे देश का जिसकी $2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और पाकिस्तान की इकोनॉमी से 10 गुना बड़ा है, भारत की मार्केट, भारत की और जितनी चीजें हैं, क्या चीन भारत को अमेरिका के पलड़े में धकेल के और पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते बना के क्या वो बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन कर पाएगा? अगर चीनी इतने ही अक्लमंद हैं जितना हम मानते हैं कि वो हैं और इतने ही दूरदर्शिता रखते हैं, तो फिर शायद ये बात मेरी समझ से तो बाहर है कि ये होगा। एक जुमला मैं और कहूंगा, जो आप मेहर जिस तरीके की बात कर रही है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी कोई नई बात नहीं है। मुझे याद है कि 80 और 90 के दशक में जब ये तालिबान या मुजाहिदीन या अफगानिस्तान में जो जिहाद छेड़ा जा रहा था, उस जमाने में भी इसी तरीके की आवाजें आती थी पाकिस्तान में कि आप ये गलत काम कर रहे हैं, आप हस्तक्षेप मत करिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये इसको बड़ा इस पे कई बार बात हुई है, तारिक फतेह साहब से भी बात हुई है कि जो लोग नीतियां बनाते हैं वो इन चीजों से इंप्रेस नहीं होते। एक शब्द कहना चाहता हूँ जी, कहिए काटजू साहब, फिर मैं जाता हूँ बाकी मेहमानों के पास। आ रहा हूँ राजीव जी आपके पास। दूर भविष्य तो मैंने नहीं देखा, और आप जो अमेरिका का उदाहरण सुशांत जी ने दिया वो बिल्कुल सही है, लेकिन आने वाले भविष्य में जो अंग्रेजी में कहते हैं फॉरसिएबल फ्यूचर, उसमें मैं नहीं देखता हूं कि चीन पाकिस्तान का दामन छोड़ेगा। आपको लगता है सुशांत सरीन साहब? नहीं, मैं तो जैसे अर्ज कर रहा हूं कि मैं बात सहमत हूं कि लेकिन देखिए आजकल के जमाने में हालात कितनी तेजी से करवट बदलते हैं ये भी हमने देखा है। मतलब कम से कम इस बात पे तो एग्री है कि निकट भविष्य में नहीं बदलेगा, इस पर आप दोनों एग्री हैं। और बहुत अच्छा देश था और आज वो बिल्कुल बिखर गया है। ठीक है, चलिए मेहर एक बहुत ही हो सकता है कि 4-5 साल लग जाए, हो सकता है 10 साल लग जाए। ठीक है मेहर, एक बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान का पूरा फोकस अभी इस पर रह गया है कि भारत जो कुछ कर रहा है उसे कैसे रोका जाए और उसके लिए क्या दोस्तियां की जाए? क्योंकि चीन के अपने हित रहते हैं, चीन किसी से बिगाड़ नहीं करता, वो बिजनेस को लेकर किस तरह संबंध बनाता है उसकी कूटनीति से दुनिया भी वाकिफ है। वो भारत के साथ भी जहां पर उसे अच्छे संबंध चाहिए वहां अच्छे संबंध रखता है, और जहां उसको सामरिक दृष्टि से लगता है भारत के खिलाफ खड़े होना है वो खिलाफ खड़े होता है। क्या आपको लगता है पाकिस्तान को चीन की दोस्ती कोई फायदा पहुंचा रही है, या भारत को एनएसजी में जाने से रोकना कोई बड़ा फायदा पहुंचाएगा? चलिए मेरे बाकी मेहमानों के पास मैं जाता हूं। मेयर से शायद मेरा संपर्क टूट गया है। मैं तारिक फतेह साहब से इस पर जरूर एक सवाल पूछना चाहूंगा। तारिक फतेह साहब, आप पाकिस्तान पर काफी कुछ बोलते हैं, पाकिस्तान में खास तौर पर जो आतंकियों वाली बात आपने कही है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि चीन की अपनी जरूरतें हैं पाकिस्तान को लेकर, क्या वो इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान का, और कुछ समय के बाद वो अपने बड़े हितों को देखेगा? और चीन का बड़ा हित आपको कहां दिखाई पड़ता है? देखिए, चीन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ इस वक्त ये है कि चीन का जो सूबा सिंकियांग है, जहां की आबादी कम से कम 90% मुसलमान है, और जहां एक आजादी की मुहिम चल रही है, यानी ईस्ट तुर्कमेनिस्तान लिबरेशन जिसे कहते हैं, वो कहते हैं कि चीन ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। वहां पे इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म इंतहा पे है। यहां तक कि अभी हम रमजान के महीने में टाइम गुजारने, लोगों ने रोजा रखा हुआ है, चीन ने अपने मुसलमानों पर पाबंदी लगा दी कि आप 6 घंटे से ज्यादा रोजा नहीं रख सकते। पाकिस्तान के अंदर जितने इस्लाम पसंद और जिहाद पसंद लोग हैं, उनको चीन पे कोई एतराज नहीं है।
कि वो मुसलमानों पे पाबंदी लगा रहा है। अगर यही चीज हिंदुस्तान में एक स्टेट लेवल के लेजिस्लेटर ने कहा होता कि मुसलमानों को रोजा नहीं रखना चाहिए, तो आज राइटिंग हो रही होती। चीन अपने ही रिलेशनशिप के अंदर खुद पीछे जाएगा, क्योंकि जो उसने सड़क बनाने की कोशिश की है बलूचिस्तान के कई हिस्से करके, $40 बिलियन डाल रहा है गवादर के चक्कर में, वो तो मोदी साहब ने चाबहार के पोर्ट और अफगानिस्तान के साथ रख के चीन को आउटफ्लैंक कर दिया। अब चीन के साथ मैं सुशांत के साथ बिल्कुल एग्री करता हूं कि हिंदुस्तान अगर खामोश ही रहे तो अगले 10 साल में पाकिस्तान से जान छूटेगी चीन की, वरना चीन की, जिसे हम इंग्लिश में अंडरबेली कहते हैं, सॉफ्ट अंडरबेली विल हैव अ सीरियस प्रॉब्लम ऑफ इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म इनसाइड चाइना। वो चाइना को रोकने के लिए पाकिस्तान से अलग होगा और चीन और हिंदुस्तान का फिर वही एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ट्रेड और डिफेंस का जो साउथ चाइना सी के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है, वहां आप देखिएगा कि एक एडजस्टमेंट और न्यूट्रल एटीट्यूड होगा। तो चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा के लिए नहीं है। ठीक है, सादिया एस खान भी मेरे साथ जुड़ रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नवाज की नेता हैं। सादिया, आप अगर मुझे सुन पा रही तो यस PMLN की आप नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सादिया जी। सादिया जी, अभी आप तारिक फतेह साहब को सुन पा रही थी, तो मैं चाहूंगा कि आप इस पर जरूर टिप्पणी करें। चीन के अपने हित हैं, चीन अपनी सोच के हिसाब से कोई संबंध बनाता है, क्या आप इस पर थोड़ी रोशनी डालना चाहेंगी कि पाकिस्तान इसे लेकर क्या सोच, पाकिस्तान की खासतौर पर जो रणनीति है भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय जगत में चीन को जिस तरह से पेश करना है, या चीन का जो सहयोग लिया जाता है NSG में रोकने के लिए, उससे बचकर अब जो आतंकवाद पनप रहा है उस पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है, खुद को मजबूत करने की ज्यादा जरूरत है? देखिए, तारिक फतेह साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है वो मैं फुली नहीं सुन सकी, बिकॉज मैंने आपको जस्ट ज्वाइन किया है, तो आई हैव नॉट लिसन कम्प्लीटली कि इन्होंने क्या बोला। जो लास्ट इनके वर्ड्स थे और जो पहले भी इनकी स्टेटमेंट्स अगेंस्ट पाकिस्तान और एंटी पाकिस्तान आती रहती हैं, वो एवरीबॉडी नोज अबाउट हिम एंड हिज व्यू पॉइंट, तो मैं उसको बिल्कुल भी वेटेज नहीं देती हूँ। ये उनकी ओपिनियन है, पाकिस्तान की फेवर में इन्होंने कभी नहीं बोला। ही शुड डिक्लेयर हिमसेल्फ कि मेरा पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। आप इतने एंटी पाकिस्तान है, आप पाकिस्तान का नाम अपने जबान पर लाते ही क्यों हैं? पाकिस्तान का नाम, ही डजंट डिजर्व कि इनकी जबान पर पाकिस्तान का नाम आए, और इनकी जो स्टेटमेंट है, जो इनका व्यू पॉइंट है, उसका कोई वेटेज नहीं है। उसको चलिए छोड़ दीजिए, अभी हम तारिक फतेह साहब पे तो पहले भी आप लोग काफी बात कर चुके हैं। सादिया जी, इंपॉर्टेंट बात यह है, एक मिनट सादिया जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, हाफिज सईद की आज सुरक्षा बढ़ाई गई है। क्या आपको नहीं लगता तारिक फतेह साहब या ऐसे लोगों को बोलने का मौका भी पाकिस्तान देता है? देखिए, पाकिस्तान किसी को ना बोलने से रोकता है और ना ही बोलने का कहता है। अब आप मुझे अपने शो में इनवाइट करते हैं, मैं इस माई वेल कि मैं शो में आना चाहती हूँ या नहीं आना चाहती हूँ, और पाकिस्तान ने कभी इनको नहीं बोला कि आप ये बोले वो बोले, ये इनका अपना माइंड है। अभी मेरा सवाल मैं फिर दोहरा देता हूँ, अगर आप क्या हाफिज सईद की सुरक्षा बढ़ाना, क्या हाफिज सईद की सुरक्षा बढ़ाना सभी को मौका देता है पाकिस्तान के खिलाफ बोलने का? उनकी सुरक्षा का मुझे मतलब नहीं मालूम, हिंदी का वर्ड है, मुझे बताइए इसका क्या मतलब है। उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। देखिए, सिक्योरिटी बढ़ाने का ताल्लुक नहीं है, उनको जिन केसेस में वो इन्वॉल्व हैं उसकी प्रोसिक्यूशन होगी और उस वक्त तक वो उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। उनकी तो अभी हम कल तकरीर सुन रहे थे, उनकी तकरीर सुन रहे थे कि मुल्ला उमर के ऊपर ड्रोन गिराया है, अगर हमारे ऊपर कोई और ड्रोन गिराया जाएगा, और उनके ऊपर जो केसेस जिनमें वो एक्यूज हैं, अंटिल वो सादिया जी थोड़ा उनका ट्रायल होता है, तो थोड़ा गंभीर बात, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप बड़ी नेता हैं, आपसे कुछ अच्छी बात, अच्छी जानकारी भी मिल पाएगी। परसों तकरीर चल रही थी, हाफिज सईद साहब कह रहे थे कि ड्रोन हमला अगर हम पर किया गया, मुल्ला मंसूर के बारे में भी कह रहे थे, तो हम एटमी हमले कर देंगे और भारत के तमाम अड्डों को तबाह कर देंगे। ये एक शख्स कहता फिर रहा है पाकिस्तान में जगह जगह, उसकी सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। आप कह रहे हैं जो मामले चल रहे हैं उनमें कन्विक्ट किया जाए। देखिए, मैंने आपको पहले उनकी प्रोटेक्शन वाली बात पर मैंने आपको रिप्लाई कर दिया हुआ है, जो है वो दैट इज क्लियर। सेकेंडली, ये बंदा जो है जिसका नाम हाफिज सईद है, इसको पाकिस्तान में कोई पूछता नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, और मैं भी इंडियन मीडिया से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। सेकेंडली, ही इज नॉट अ वॉइस ऑफ स्टेट, वो कोई स्टेट की वॉइस नहीं
नहीं है, it doesn't carry any status in the state. 26/11 जैसा हमला किया है, जमातुत दावा, लश्कर तैयबा जैसा संगठन बढ़ा था, आप कह रहे हैं उसको गंभीरता से ना लें। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कैंप्स में जाकर आतंकियों को ट्रेनिंग को देखता है जो शख्स जो आतंकी हमले कर। पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये इस टीवी डिबेट शो का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है सादिया जी, ये अमेरिका का पॉइंट ऑफ व्यू है, ये दुनिया के तमाम देशों का पॉइंट ऑफ व्यू है। बच्चे नहीं, और उसकी देखिए उसकी दुकान, मुझे लगता है आपका रिकॉर्ड इन्हीं दो बातों पर चलता रहेगा। तो मैं सुधांशु मित्तल बोल रहा हूँ, सुधांशु जी मैं सुधांशु मित्तल बोल रहा हूँ, आपसे नहीं मैं दीजिए, निवेदन करना चाहता हूँ। बंद कर दे, कोई पूछने वाला नहीं है। सादिया जी मैं कोई एटम बम सुनिए भी सादिया जी सुनिए भी, जिससे फायर करना मुझे लग रहा है फायर करने का एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट सभी लोग सादिया जी एक मिनट, लोग उसको यूज करना चाहेंगे तो उनको मिल जाएगा। दिस इज वेरी सिली स्टेटमेंट बाय यू। क्या आप ये समझते हैं कि उसको एक मिनट रुक जाए, आप सुनेंगे सादिया जी, गुजारिश है आपसे जरा सुनिए भी, सुधांशु जी क्या कहना चाह रहे हैं। प्रवीण जी अनफेयर होगा, आप मुझे सवाल पूछने नहीं, मैं आपको जरूर मौका दूंगा। सुशांत सरीन भी पूछना चाह रहे हैं, आप भी पूछना चाह रहे हैं। राजीव जी, सुधांशु मित्तल जी से शुरुआत करते हैं, पूछिए सुधांशु जी। सादिया जी, एक तरफ आप कहते हैं कि आतंकवाद से आप लोग खुद भी ग्रस्त हैं और आतंकवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ इस तरह के लोग जो हैं वहां पे खुलेआम आतंकवाद की बात करेंगे, न्यूक्लियर वॉर करने की बात करेंगे, वहां पे हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें करेंगे। आपको लगता है कि आपकी कथनी और करनी में फर्क नहीं दिखेगा? देखिए, ये वैसे ही है कि जैसा ओसामा बिन लादेन के बारे में आप लोगों ने क्या कहा कि नहीं हमारे यहाँ तो है नहीं, हमारे यहाँ तो है नहीं, हमारे यहाँ तो है नहीं। निकले कहाँ? जिस व्यक्ति ने अमेरिका पे इतना बड़ा हमला करा हो और आप अमेरिका के दोस्ती कहते हैं अपने को, वो आपके घर से निकलता है, तो आपको लगता नहीं है कि अगर यही दोहरा चेहरा दिखाएंगे उसके बाद तो में मुल्ला उमर बाद में ऐसा जी। अभी मुझे रिप्लाई करने दीजिए, अभी रिप्लाई करने दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इन्होंने शायद मेरी जो रिप्लाई था वो सुना नहीं, और मैं ये आपको तय करना पड़ेगा। लेट मी रिप्लाई, आप मुझे रिप्लाई करने दीजिए। मेरी बात तो आपने सुनी नहीं, आप मेरी बात पूरी सुन रही है, आपने बीच में बोलना है आपको। वैसे आपने इतनी देर बोली, अब मुझे तो मेरी बात रख लेने दीजिए ना, मेरी बात पूरी तो कर लेने दीजिए मुझे। प्रश्न सीधा सा है कि अगर पाकिस्तान या तो गंभीर है या गंभीर नहीं है, अगर पाकिस्तान गंभीर आतंकवाद से लड़ने के लिए और हिंदुस्तान से संबंध सुधारने के लिए, तो जो इस तरह के आतंकी वहां पे खुलेआम घूम रहे हैं उनकी जब आप सुरक्षा बढ़ाएंगी तो आप क्या संदेश देंगी? आप संदेश देंगी कि आप दोस्ती करना चाहते हैं? आप संदेश ये देंगी कि आप आतंकियों? सुधांशु जी, मुझे लगता है सवाल क्लियर है। एक मिनट, अब जवाब देने दीजिए। आप पहले भी पूछ चुके हैं, ठीक है, दोबारा रिपीट करके पूछे कोई फायदा नहीं है। आप पहले कर चुके हैं, आप ब्रीफ बात करें ताकि मुझे भी बात करने का मौका मिले। आपकी बात मैं सुन चुकी हूँ और समझ भी चुकी हूँ। नाउ वेट फॉर माय रिप्लाई। आप घुमा फिरा के बार बार वही क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपको पहले बताया, आपने मेरी आप मुझे सुने ना, आप मुझे सुने, फिर आप स्टेटमेंट दीजिएगा। अच्छा नहीं लगेगा ना? ठीक, सादिया जी, मैं क्वेश्चन सुन चुकी हूँ, अब मेरा रिप्लाई अगर आपको सुनना है। सादिया जी, आप भी रिप्लाई नहीं कर रही हैं, आप बार बार उनको समझाइश दे रही हैं। सब समझदार लोग हैं यहाँ पे, आप रिप्लाई करें ना, मुझे बोलने मैं बहुत आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आप रिप्लाई करें। मैं ये पहले कह चुकी हूँ, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि कोई भी पाकिस्तान से उठता है और स्टेटमेंट दे देता है और आप उसको वेटेज देना शुरू कर देते हो। ही डजंट कैरी एनी स्टेटस इन पाकिस्तान, उसको यहाँ पे कोई पूछता नहीं है, ठीक है। सेकेंडली ये कि आपको जैसे बताया कि जिन जिन केसेस में वो एक्यूज है, उन केसेस के अंदर हम उनको ट्रायल करना चाहते हैं, ठीक है। और इस पे पाकिस्तान ने विलिंगली शो भी किया था, इंडिया को भी ये बात बताई थी। अभी इसको प्रोटेक्शन देने का इशू नहीं है। द रीजन इज कि वी वांट हिज अवेलेबिलिटी टू ट्रायल हिम। इसका ताल्लुक ये नहीं है कि उसको कोई सुपर स्टेटस मिल गया, प्रोटेक्शन में बहुत डिफरेंस है। यू मस्ट नो वन थिंग, डोंट थिंक वी हैव नो इंटेलिजेंस एंड डोंट बी परवर्स। प्रोटेक्शन, ठीक है ना। अब अगर सिक्योरिटी का इशू है, ठीक है, आपको लगता है ना कि लोग खुलेआम फिरते हैं, ये बात ऐसा नहीं है। नहीं, आप उसको आप 2013 की बात थी, जब से राजीव जी बोलिए, आप बोलिए। आपके सामने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, एक मिनट रुक जाइएगा। बोलिए राजीव जी, अब अपनी बात बोलिए आप। बहुत बेहतर है और हम इसको मजीद 100% राजीव जी अपनी बात बोलिए। राजिया जी से और मेहर तरार जी बैठी हैं, देखिए जहाँ तक उन दोनों से मेरा एक सवाल है, वो हमारे लिए भी एक कंट्रोवर्शियल। साजिद सुन लीजिए, साजिद सुन लीजिए, आप हमारे देश में पूरी दिख रही हैं, हम आपका बहुत सम्मान कर रहे हैं क्योंकि आप इस टाइम हमारे देश में दिख रही हैं।
लेकिन सुन लीजिए, सवाल भी सुन लीजिए प्लीज। मेरा सवाल आपसे बहुत सीधा सा है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान एक साथ आजाद हुए, आप एक दिन पहले आजाद हुए, हम एक दिन बाद आजाद हुए। आज हिंदुस्तान मंगलायन कर रहा है और पाकिस्तान हमारी सीमाओं में घुसने की कोशिश कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात हम कहना चाहेंगे, आप चीन अमेरिका के पास क्यों जाते हैं? आप खुले दिल से कहिए कि भारतवर्ष हमारा बड़ा भाई है, हम लोग भारतवर्ष के साथ बैठते हैं और अपने सारे मुद्दों को सुलझाते हैं। ये सबसे बेहतर चीज होगी, क्योंकि दक्षिण एशिया जिस तरह से जल रहा है, दक्षिण एशिया में जिस तरह से आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं, आप एक काम करिए ना, हाफिज सईद को, लखवी को, मौलाना अजहर को, दाऊद को आप हमें सौंप दीजिए, हम इनको इंसान बना के दिखाते हैं। इंसान हम बना देंगे अपने आप, इनको कैसे इंसान बनाया जाता है। और आपको बात लास्ट में ये कहना चाहूंगा, दुश्मनी करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। पाकिस्तान की दिक्कत यह है कि वो हिंदुस्तान को अपना बड़ा भाई मानने को तैयार नहीं है। अगर आप हमें बड़ा भाई मानेंगे तो आपकी हम पूरी इमदाद करेंगे, हम आपको साथ लेके चलेंगे। लेकिन बात यह है कि अगर आप कट्टरपंथी सोच को रखेंगे, आपने उस टाइम 1947 में अगर इस्लामीकरण ना किया होता देश का और सेकुलर जमात के लोग आप रहे होते और सेकुलरिज्म जिंदा रखते, तो पाकिस्तान की दुर्गति नहीं होती। पूरे विश्व में जहां जहां कट्टरपंथ है वहां ठीक है। राजीव जी, ये तो आप कह रहे हो वो ये एक बात और एक मिनट राजीव जी। सादिया जी, ये अखबार ट्रिब्यून आपने भी पढ़ा होगा आज पाकिस्तान का, और अखबार कह रहा है कि आतंकी संगठन नाम बदल कर लगातार काम कर रहे हैं, सरकार उनको काबू करने में पूरी तरह से फेल है, नाकाम है। आतंकी वहां पर घूम रहे। आप हाफिज सईद के बारे में बार बार कह रही हैं कि हम ट्रायल करेंगे। 2 दिन पहले हाफिज सईद तकरीर करते हुए ड्रोन हमला अमेरिका और भारत पर करने की बात कहते, पता नहीं किसके दम पर। ठीक है राजीव जी, रुक जाइए। तो सादिया जी, क्या आपकी बातों में जी विवेक काटजू आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं? जी देखिए प्रवीण जी, असल में मुझे सादिया जी के साथ बहुत सिंपैथी है, क्योंकि ना सादिया जी की पार्टी, ना उनके लीडर जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनके हाथ में ये सामरिक नीतियां पाकिस्तान की है ही नहीं। तो इसलिए ये सफाई बस देती हैं या दे सकते हैं, क्योंकि असल में जो नीति बनाते हैं वो तो रावलपिंडी के जनरल हैं। तो ये तो जो भी बयान दे, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आका तो वहां बैठे हैं जो खाकी पहनते हैं, खाकी यूनिफॉर्म पहनते हैं। हम तो खुद, मैं सादिया जी एक लाइन में समअप कर रहा हूं इस बात को आपके सामने। सवाल, आप तो चाहते हैं, नवाज शरीफ तो चाहते हैं, लेकिन उनके बस में ही नहीं है कि संबंध अच्छे किए जाए। देखिए, पहले भी जो मुझे क्वेश्चन किया गया था, आई वांट टू रिप्लाई टू दैट। जो इन्होंने एक बड़ा अच्छा सा शेर भी सुनाया, पोइट्री भी सुनाई, मैं उसे रिप्लाई करना चाहूंगी। दामन को जरा देख, जरा बन को बा देख। आपने जिन लोगों के नाम लिए उसमें आपने दाऊद इब्राहिम का भी नाम लिया, बॉर्न एंड ब्रॉड इन इंडिया। ठीक है, आपकी एजेंसीज ने उसे दाऊद इब्राहिम बनाया, उसको अंडरवर्ल्ड डॉन बनाया। आपके नाक के नीचे वो कंट्री पे अटैक करता है। माय डियर फ्रेंड, आई वुड लाइक टू से वन थिंग, आप उसको आश्रय क्यों दे रहे हैं? आप उसको शेल्टर क्यों दे रहे हैं? सादिया जी आप गंभीर बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये कोई गंभीर बात कर रही है। एक मिनट, आपके लिए मौलाना अजहर इम्पोर्टेंट है, भारत इम्पोर्टेंट है। ये बातों मैं आपकी इस बात से अंदाजा लगा रहा हूँ कि आपके पास कोई ठोस बात कहने को नहीं है। सादिया जी, जैसा विवेक जी ने कहा, आपके पास ठोस कोई एक मिनट रुकिए राजीव जी रुकिए। अमेरिका की तरफ नहीं जाना चाहिए, नहीं आपके पास, फिर जो विवेक काटजू कह रहे हैं वो सही है, आपके पास कुछ कहने को नहीं है। आप कहाँ की बात कहाँ ले गई? आप, पाकिस्तान चीन के साथ भी रख सकता है, अमेरिका के साथ। मैं आपको और चीजें बता देता हूँ। राजीव जी, लेकिन आप अपने हुक्मरानों को समझाइए कि भारतवर्ष से लड़के कुछ हासिल नहीं होगा। राजीव जी एक मिनट, नुकसान ही होगा। राजीव जी एक मिनट रुक जाइए। तंग करता है, जैसे कि तारिक फतेह साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, उनको भी खासा उसके साथ प्रॉब्लम है। मैं चाहूंगा सादिया जी का ऑडियो डिप किया जाए, और वो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ तथ्यात्मक बात यहाँ पर वो कह पा रही है। सबसे बहुत एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि सादिया जी, आपका प्राइम मिनिस्टर है, पता नहीं है सत्य बहुत उनको जो है, उनको कोई भी राजनीतिक मैंने सत्य बयान किया तो आप झूठ सच बोल रहे हैं ताकि वो दिखा सके कि मैंने कुछ कहा था। नहीं, तारिक फतेह भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। एक मिनट सवाल सुनिए। एक बड़ा छोटा सवाल है। आपका लीडर प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान में,
अब तो माशाल्लाह सेहतयाब भी हो गए, कुछ 200-300 बिलियन डॉलर बाहर भी भेज दिए उन्होंने। अब वो इन टेररिस्ट को अरेस्ट क्यों नहीं करते? क्या प्रॉब्लम है? पूरी फौज आपके माथे बैठी हुई है। Because I can't see you, so I can't. तारिक फतेह साहब आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं। I'm asking you, why तारिक don't you फतेह। arrest these There are terrorists? multiple voices. मैं किसी एक की बात भी नहीं समझ पा रही तारिक हूँ। फतेह साहब आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, तारिक फतेह साहब को मैं किसी भी क्वेश्चन का ठीक रिप्लाई है, नहीं चलिए, दूंगी, कोई बात because नहीं। sorry to say I don't want to मैं be आपको any- सादिया जी आपकी बहुत मजबूरी माफी है, के आप साथ उनको कहना शो में चाहूंगा कि बनाते आपने हैं। किसी के भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। आपने अपने मतलब से एक सवाल को पकड़ के जवाब दिया। सुशांत सरीन साहब भी एक कुछ आपसे पूछना चाह रहे हैं, कुछ इस मुद्दे पर कहना चाह रहे हैं। सुशांत सरीन साहब, क्या विवेक काटजू जी जो कह रहे हैं वो बात तो हम जानते हैं कि ये पाकिस्तान का हमेशा पक्ष देखने को मिला है कि एक मिनट रुक जाइएगा राजीव जी प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, पैनल पर और भी मेहमान होते हैं, प्लीज मौका दीजिए। आप बड़े नहीं एक मिनट रुक जाइए सर राजीव जी, मैं बिल्कुल अभी आपको समय नहीं दे पाऊंगा, पहले सुशांत सरीन साहब का सवाल आ जाए। सुशांत सरीन साहब, क्या पाकिस्तान का दोहरा रवैया ये जो खास तौर पर जब आप राजीव जी को पूछने दीजिए उनको। पूछिए राजीव जी। देखिए अब आप बार बार बीच में बोले। आपसे सवाल बहुत स्पष्ट है। पूछिए राजीव जी, समय खराब हो रहा है हम सबका। देखिए, मेरा सवाल साजिद जी आपसे ये है कि आपके जब आर्मी के जनरल सब चीज तय करते हैं, आईएसआई तय करती है और सारी हुक्मरान जो है उनके सरेंडर होते हैं, तो आपके डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज तो है नहीं इस वक्त। तो मेरा कहना सिर्फ स्पष्ट ये है आपसे कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान से कोई खतरा नहीं है। पाकिस्तान को निश्चित रूप से जो उसके आतंकवादी तत्व पल रहे हैं उससे खतरा है। ये सारी बातें हो चुकी है राजीव जी, कोई नई बात नहीं है, छोड़ दीजिए। देखिए, आप बार बार रिपीटेडली चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। समय खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। हम तो पूछेंगे फिलहाल इतना ही, हम तो पूछेंगे में। और अब वक्त हो गया है हमारे दर्शकों की राय दिखाने का। तमाम दर्शक भी लगातार अपनी राय इस शो के दौरान रख रहे थे। सवाल था, क्या एनएसजी मामले में चीन पाक के नापाक मंसूबों को रोकने में मोदी सरकार कामयाब होगी? बड़ी तादाद में हमें मैसेजेस मिले हैं। 91% दर्शक हाँ में जवाब दे रहे हैं, वहीं 9% दर्शकों ने नहीं में जवाब दिया है। और यही सवाल हमने ट्विटर पर पूछा था, 85% दर्शकों ने हाँ में जवाब दिया, 15% नहीं कह रहे हैं। और अब वक्त हो गया है हमारे खास शो इंडिया 9 बजे का, जिसे लेकर आ रहे हैं मेरे सहयोगी प्रतीक त्रिवेदी। शुक्रिया प्रवीण। बड़ी सार्थक बहस के बाद बात करेंगे कश्मीर वैली की, जहां पर वर्षों पहले यह दावा किया गया था सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा कि ये आतंकी संगठन ये खत्म हो चुका है, वो चेहरा खत्म हो चुका है, लेकिन वो चेहरा फिर हाजिर है। कब, कहां, कैसे, इस पर बात होगी, लेकिन ठीक 9 बजे देखते रहिए IBN।